History is who we are, why we are, the way we are. डेविड मैकाले के इस फेमस कोट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतिहास को पढ़ना ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। हम कौन हैं और ऐसे क्यों हैं। ह्यूमन सोसाइटी के इस लंबे चौड़े इतिहास को समझने के लिए हिस्टोरियंस द्वारा इसे डिफरेंट टाइम पीरियड में बांट दिया गया है, लेकिन टाइम पीरियड का यह डिवीजन भी रैंडमली नहीं हुआ है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री को भी कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है कि हर पीरियड की शुरुआत एक मेजर इवेंट के साथ होती है जो अपने से पहले वाले के कंपैरिजन में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आता है और यह फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई है। मॉडर्न एरा के जन्म में वाइड रेंजिंग इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन यह सारे बदलाव केवल एक ही दिन में नहीं हुए, बल्कि इनको पॉसिबल करने में ह्यूमन सोसाइटी की कई सालों की मेहनत और इन्वेंशन लग गए। और यह इम्पोर्टेंटली प्री मॉडर्न एरा में हुआ, जो कि 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला। अब सवाल यह आता है कि आखिर मॉडर्न एरा का अराइज कैसे हुआ। प्री मॉडर्न एजेस और मिडिल एजेस में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म दिया। अब मॉडर्न एरा से मुलाकात करने के लिए हमें मिडिल एजेस में हुए डेवलपमेंट को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री के बेसिक डिवीजन को समझते हैं। कन्वीनियंस के लिए हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यह हम सबको पता है। एंशिएंट एरा ह्यूमन हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड है जब फर्स्ट नॉन ह्यूमन सेटलमेंट ने जन्म लेना शुरू ही किया था। इस पीरियड की शुरुआत 5000 से 3000 बीसी के आसपास हुई थी और यह 650 एडी तक कंटिन्यू रहा। इस पीरियड में ब्रॉन्ज और आयरन का यूज करके ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट को सेटल किया गया, जिन्होंने इवेंचुअली बड़े बड़े एम्पायर्स के एस्टेब्लिशमेंट को एड किया। फॉर एग्जाम्पल, इसी पीरियड में ग्रीक किंगडम का अराइज हुआ, नए नए किंगडम की खोज भी की गई। इसी ड्यूरेशन में इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज और डिक्लाइन भी देखने को मिला। यहाँ तक कि दुनिया के बहुत से रिलीजियंस जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और जूइज्म की नींव भी इसी ड्यूरेशन में रखी गई। इस दौर का अंत यूरोप के रोमन एम्पायर, चाइना के हन एम्पायर और इंडिया के गुप्ता एम्पायर के साथ लगभग 650 एडी के आसपास हुआ और इसके बाद शुरुआत होती है मिडिल एज की। मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड 5th सेंचुरी से शुरू होकर 14th to 15th सेंचुरी तक चला। मिडाइवल हिस्ट्री ने एंशिएंट और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज की तरह काम किया, जो शुरू तो अंधकार से हुआ था, लेकिन इसी ने यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया को रेनेसा की नई राह दिखाई। वो कैसे, आइए समझते हैं। 5th to 6th सेंचुरी में हुए रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद लगभग 13th to 14th सेंचुरी तक यूरोप की सोसाइटी बहुत सी कुरीतियों, धर्म पर आधारित कट्टर आडंबरों और फ्यूडलिज्म की राजनीतिक उथल पुथल के जाल में उलझी हुई थी, जिसके चलते इस ड्यूरेशन में साइंस, कल्चर और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस का ऐसा डेप्रिसिएशन हुआ कि इसे इतिहास के पन्नों में डार्क एज का नाम दिया गया। जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलता है, उसी तरह 12th to 14th सेंचुरी के आते आते इस डार्क एज के डिक्लाइन की धीमी मगर शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आइसोलेटेड रहे यूरोपियन कंट्रीज के आउटर वर्ल्ड और खास करके अरब देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ने लगे थे, जिससे एक तरफ यूरोप में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो दूसरी ओर सोसाइटी की सोच का दायरा भी बढ़ा और आगे जाकर इसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ब्रॉडनिंग विजन ने यूरोप में फ्यूडलिज्म के पुराने तंत्र को तोड़कर ह्यूमनिज्म की सोच को जन्म दिया, जिसका एकमात्र एम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। क्योंकि अब तक जो यूरोप कुएं का मेंढक बना हुआ था, वो कुएं से बाहर झांकने लगा था और यूरोप के इसी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को रेनेसांस या पुनर्जागरण भी कहते हैं।
इसी दौर में यूरोप में इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट ने लर्निंग की एक नई वेव क्रिएट कर दी। लर्निंग की इसी नई वेव को स्कॉलस्टिसिज्म कहते हैं। स्कॉलस्टिसिज्म एक ऐसी लर्निंग मेथड है जिसमें नए कंसेप्ट्स और थ्योरी पर वर्बल डिबेट को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं माना जाता, बल्कि हर कंसेप्ट और हर सो कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ को रीजनिंग और इंटेलेक्ट के चश्मे लगाकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की जाती है। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि अब चर्च द्वारा कही जा रही बातों और आम जनता के बीच प्रसार किए जा रहे उपदेशों को भी रीजनिंग और ह्यूमन इंटेलेक्ट की कसौटी से चेक किया जाने लगा। और यहीं से चर्च और धार्मिक कट्टरपंथ के साथ साथ फ्यूडलिज्म का ह्यूमनिज्म के साथ टकराव शुरू होता है। जैसे जैसे नए आइडियाज़ और साइंटिफिक टेम्परामेंट का इवॉल्व हो रहा था, लोगों के बीच नॉलेज की भूख बढ़ती जा रही थी। साथ ही यूरोप में प्रोड्यूस हो रही नई नई चीज़ों के लिए भी नए मार्केट की तलाश जोरों पर थी। वहीं 14th to 16th सेंचुरी का यूरोप अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, जहां 1337 से 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 ईयर वॉर लड़ी गई, तो दूसरी तरफ 1348 में ब्लैक डेथ नाम का प्लेग फैल गया, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हो गई। वहीं इन्हीं सब के बीच 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन टर्क एम्पायर के हाथों में चला गया। इसने मॉडर्न इरा के जन्म में एक ट्रिगर का काम किया, क्योंकि अब बदली हुई सिचुएशन में वेस्टर्न यूरोप को अपने ट्रेड के लिए नए सी ट्रेड रूट को डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ने लगी। इसका रिजल्ट यह रहा कि 15th सेंचुरी खत्म होते होते यूरोप को अलग अलग देशों से कई सी एक्सपीडिशन शुरू किए गए, जिसके चलते 1492 में कोलंबस ने जो सफ़र इंडिया के लिए शुरू किया था, वो गलती से उसे न्यू फाउंडलैंड अमेरिका ले गया। वहीं दूसरी तरफ 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर इंडिया पहुंच गया, जिसके बाद दुनिया भर में यूरोपियन कॉन्क्विस्ट, इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और लगभग यहीं से मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई। लेकिन इतिहास के पन्नों को तारीखों में बांटना आसान नहीं होता, इसलिए जैसे दिन और रात में यह डिफरेंस बता पाना कि कहाँ रात खत्म हुई और कहाँ दिन शुरू हुआ थोड़ा मुश्किल है, उसी तरह कहाँ मिडाइवल एज खत्म हुआ और कहाँ से मॉडर्न एज की शुरुआत हुई, यह बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल को ही मॉडर्न एज की शुरुआत मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यूरोप में डार्क एज का अंत और रेनेसांस की बिगनिंग को ही मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत माना जाना चाहिए। जबकि कुछ स्कॉलर्स अमेरिका की डिस्कवरी और यूरोप में रेनेसांस के कारण आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत मानते हैं। पर अगर हम मानव इतिहास का कंपैरिजन एक बहती हुई नदी से करें, तो हम पाएंगे कि चाहे हम इसका डिवीज़न कैसे भी कर लें, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि यह हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है।